गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आपके सेकेंड ईयर में हम लोग मैथ्स के कर रहे हैं पेपर टू में हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 जो है आपकी अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ पे जो है लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता रही थी कि विशेष समाकल यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो है मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया था कि पहले अगर Q जो है आपका चरघातांकी फलन हो यानी कि e की पावर ax, अगर Q जो है पहला यहाँ पे स्टार्ट किया था कि Q जो है e की पावर ax हो, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि 1/fd। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ज्ञात करते हैं कि इस fd को क्या लेते हैं उस तरफ लेके जाते हैं, वो क्या हो जाता है 1/fd। और 1/fd का मतलब पता है क्या है, ये हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्या करना है हमको, हमें अवकल समीकरण हल करनी है। तो अवकल समीकरण हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अवकल समीकरण हल करने के लिए जो है इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जबकि हमारा जो है dy/dx जो है, ठीक है, dy/dx सिर्फ नहीं है, वो क्या है उच्च कोटि का भी है। ठीक है, उच्च कोटि का भी है। तो इस वजह से जो है जब करना हो इंटीग्रेशन तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल और 1/ft e की पावर ax। और पता है ये e के लिए जो है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, अगर e की पावर ax यानी चरघातांकी फलन हो तब क्या करते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना होता है कि यहाँ पे जो भी आप fd में जो है d, जहां पे भी d होता है उसके बदले आपको a रखना है। क्या करना है, d के बदले सिर्फ a रखना है। तो यहाँ पे वो जो है क्या बन जाएगा fa, और ये हो जाएगा e की पावर ax, e की पावर ax। ये कब होगा कि जब आपका fa जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जो भी आपका fd दिया हुआ है उसमें d-a वाला भी फैक्टर आ जाता है। तो अगर d-a वाला फैक्टर आ जाता है इसके अंदर और जैसे ही आप a रखोगे तो a-a इज इक्वल टू 0, यानी पूरी की पूरी fd जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 1/0 कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों, 1/0 इन्फिनिटिव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब d-a कोई फैक्टर आ रहा है आपके fd में, ठीक है, fd में कोई d-a फैक्टर आ रहा है और मुझे क्या करना है, इस चरघातांकी फलन का जो है ज्ञात करना है कि pi ज्ञात करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फैक्टर जो है वो r बार रिपीट हो रहा है। चलिए, जितनी बार रिपीट होता है उसको हमने fd से बाहर निकाल लिया, तो fd में जो है कुछ और जो है एक d की जो है बहुपद तो बचेगी बचेगी। ठीक है, d की बहुपद जो बचेगी, तो अब जो है ये कितनी बार रिपीट होता है, r बार रिपीट होता है, तो उतनी बार ही x के ऊपर घात लगाएंगे और उतनी बार ही x r के नीचे फैक्टोरियल लिखेंगे। तो x r अपॉन r फैक्टोरियल। फिर जो है यहाँ पे जो है फाई d है, बाकी जो रिमेनिंग बची उसमें तो अगर आप d इज इक्वल टू a रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या करना है, d इज इक्वल टू a रखना है। जब d इज इक्वल टू a रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई a और ये e की पावर ax एज इट इज वैसा का वैसा आएगा। आप जानते हैं इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं e की पावर ax का, ठीक है, e की पावर ax का, तो e की पावर ax ही आता है, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन e की पावर x का e की पावर x ही आता है। ठीक है, लेकिन e की पावर ax का क्या हो जाएगा, 1/a आता रहेगा ना साथ में। अगर आप जितनी बार उसका इंटीग्रल करते जाओगे तो 1/a जो है उसके साथ आता जाएगा। तो वो जो है बार बार थोड़ी ना करने बैठेंगे, यहाँ पे जो है सिर्फ जस्ट क्या करना है कि fd की जगह पे जो है क्या, सॉरी fd में जो है d की जगह पे क्या रखना है, a रख देना है, आ जाना है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब fa इज इक्वल टू 0 आ जाए, देखिए यहाँ पे a रखो, d की जगह पे a रखो, तो क्या आ गया, a-a 0। ठीक है, 0 आ गया, यानी कि बात खत्म हो गई यहीं पे। तो क्या करना है कि ऐसी परिस्थिति हो तो आपका जो है ये 1/fd क्या हो जाएगा, 1/fd e की पावर ax जो है वो क्या होगा, ये होगा।
ठीक है, तो कल मैंने इसका एक क्वेश्चन भी जो है लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया है आपको। ठीक है, हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं यहाँ पे। चलिए, इसी के ऊपर बेस जो है क्वेश्चन करते हैं, जो मेरे पास नोट करके रखे हैं मैंने। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है, अब जो है हम लोग इस तरह का कि D4 माइनस M4 y और क्या है हाइपरबोलिक कॉस mx इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस mx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है, जब भी अगर अवकल समीकरण आती है तो क्या करते हैं, अवकल समीकरण में जो है हम लोग इसका सहायक समीकरण देखते हैं। तो इसका सहायक समीकरण किस तरह से ज्ञात करना है, जो भी आपकी FD है उसमें क्या करना है कि D की जगह पे M रखना है। ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल m ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M रखेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको करवाया, लेकिन फिर से करती हूँ। फिर इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में, और ये m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक आ जाएगा प्लस में। यहाँ पे m की वैल्यू प्लस माइनस m होगी, और यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा m। यानी एक जो है आपके यहाँ पे किस में आ रहा है, एक तो वास्तविक संख्याएं आ रही है, बाकी दूसरी कौन सी आ रही है, सम्मिश्र संख्या आ रही है। कौन सी आ रही है, सम्मिश्र संख्या आ रही है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए जो है आपका CF यानी कि पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx, और प्लस यहाँ पे जो है देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, लेकिन अल्फा जो है वो 0 है। ठीक है, अल्फा तो यहाँ पे 0 है, तो e की पावर 0x, और C1 C2 आगे आप C3 लेंगे, C3 cos mx, और ये हो जाएगा C4 sin mx। तो इसका जो है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1 e की पावर mx प्लस यहाँ पे C2 e की पावर माइनस mx, और प्लस ये दो 1 हो गया, और C3 cos mx। ठीक है, C3 cos mx, और यहाँ पे जो है आ जाएगा प्लस C4 sin mx। ये आपके मिला आपको क्या, यहाँ पे CF, अभी तक तो आपको क्या ज्ञात किया आपने, CF। ठीक है, अब जो है हम लोग PI ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि PI इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 माइनस M4, और क्या है हाइपरबोलिक कॉस mx। ठीक है, हाइपरबोलिक कॉस mx जो को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे कि e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। ठीक है, हाइपरबोलिक कॉस की वैसे परिभाषा ही यही होती है, इसकी परिभाषा ही यही होती है कि e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। तो इज इक्वल टू 1/2 जो है वो आ जाएगा बाहर, और 1 अपॉन D4 M4 और e की पावर mx और e की पावर माइनस mx आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन D4 M4 e की पावर mx, और प्लस 1 अपॉन D4 M4 e की पावर माइनस mx। ठीक है, यानी d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 माइनस, सॉरी, d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 e की पावर mx। अब जो है क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसके हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, वन अपॉन 2 तो आगे है ही, ये हो जाएगा d माइनस m d प्लस m, और d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और आ जाएगा e की पावर mx, और प्लस
यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस एम डी प्लस एम डी स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि e की पावर क्या है, mx है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी है हमारी, m है, ठीक है, a की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, m है। तो हमें क्या रखना है कि जहां पे भी d होगा वहां पे क्या रखना है, m रखना है, ठीक है। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, जहां पे भी जो है d है वहां पे आपको m रखना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसमें d इज इक्वल टू m रख दिया तो ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर क्या करेगा, इसको जीरो बना देगा, इसको नीचे वाले को क्या कर देगा, जीरो बना देगा। तो मैंने जो दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई गुणनखंड रिपीट होता है ऐसा, जैसे d माइनस ए वाला, यहाँ पे क्या है d माइनस एम वाला जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एक बार ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक बार रिपीट हो रहा है तो x के ऊपर घात एक ही आएगी, अपॉन क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी बाकी कौन सी, फाइव डी है, ठीक है, रिमेनिंग जो आपकी बहुपद बचती है वो है। तो जो रिमेनिंग बचती है उसमें क्या करना है कि डी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, m, तो ये हो जाएगा m प्लस m और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e की पावर mx तो है ही, ठीक है। ये हमने उसका पीआई ज्ञात कर लिया पहले वाले टर्म का। अब दूसरे का करते हैं। दूसरे में देखेंगे यहाँ पे 1/2 आगे है ही। दूसरे में देखेंगे कि यहाँ पे e के ऊपर x के साथ जो है गुणांक क्या है, माइनस m है, ये माइनस m है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है वो क्या कर रहा है, अगर d की जगह पे मैं माइनस m रखूंगी, ठीक है, d की जगह पे अगर मैं माइनस m रखूंगी तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब जो है देखते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये तो सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक बार ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है और अपान क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। बाकी रिमेनिंग इसमें जो है बहुपद कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो उसमें जो है हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस m रख लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस m और माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर ही होगा, ठीक है, और e की पावर माइनस mx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है x तो बाहर चला गया ही, ठीक है, बाकी जो है पद कौन से होंगे वो देख लेते हैं। वो भी लगभग सेम ही आ रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है दोनों में ही सेम ही पद आएंगे और नेगेटिव साइन जो है बाहर चली जाएगी। तो इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4m क्यूब। ये हो जाएगा x e की पावर mx तो है ही, ये हो जाएगा 4m क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं ये x e की पावर माइनस mx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2m और 2m स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन जो है आगे आ जाएगी और x e की पावर माइनस mx और आ जाएगा 4m क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x और 4m क्यूब को जो मैं बाहर ले रही हूँ, ठीक है, उसको बाहर ले रही हूँ और e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx अपान 2 जो है ये आपके हो जाएगा। देखिए वो था हाइपरबोलिक कॉस, अगर बीच में नेगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाता है, हाइपरबोलिक साइन। तो ये आ जाएगा x अपान 4m क्यूब और ये होगा हाइपरबोलिक साइन mx, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन mx। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। तो समीकरण का हल अब पूरा लिखना है, क्या लिखना है, पूरा समीकरण का हल, यानी कि GS जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF जो है आपका कौन सा था, C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx प्लस C3 cos mx और प्लस C4 साइन mx और प्लस x अपान 4m क्यूब
4m³ और ये हाइपरबॉलिक साइन mx। तो ये जो है लिखने के बाद आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। C4 साइन mx प्लस क्या आ जाएगा x/4m³ और हाइपरबॉलिक साइन mx। ठीक है, हाइपरबॉलिक साइन mx। तो देखेंगे यहां पर कि ये तो देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे जब आपका Q जो है चरघातांकी फलन दिया हुआ हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और प्रश्न जो है यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर कि d² + 1, ठीक है, और d-1 का क्यूब होल क्यूब y = ex। ठीक है, इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी? सहायक समीकरण ये हो जाएगी कि m² + 1 और ये हो जाएगा m-1 का क्यूब = 0। तो m की वैल्यू ± आयोटा और m की 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कितनी सारी चीजें जो है आपकी साथ में हल हो रही है। अगर 3 मूल समान आते हैं तो किस तरह से आपको CF लिखना है। तो पहले 3 मूल समान है उसके लिए CF लिखेंगे। तो CF = ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं C1, फिर C2, उसके साथ x, फिर C3 और x², क्योंकि 3 बार अगर ये रिपीट होता है तो 2 घात की यहाँ पे एक बहुपद लिखेंगे। किसमें? अचरों में। ठीक है, C1 C2 C3 में क्या लिखेंगे? 2 घात की C1 C2x C3 x²। अब जो है m का मान कितना है? 1। तो अब इसके साथ आ जाएगा e⁻1x यानी कि e⁻x। फिर जो है यहाँ पे 2 मूल जो है क्या है? वो सम्मिश्र है। तो सम्मिश्र में जो है क्या आ जाएगा? e⁻0x, क्योंकि अल्फा का मान जो है वो 0 है। और C3 तो आ गया। अब स्टार्ट करेंगे C4 से, तो cos x C5 sin x। तो आपका CF जो हो जाएगा C1 C2x C3x² और e⁻x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे C4 cos x और C5 sin x, C5 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या ज्ञात करना है आपको? PI। तो अब देखेंगे कि PI जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो PI = 1/, क्या होता है? FD आपका कौन सा है? ये वाला d² + 1 और d-1 का होल क्यूब e⁻x। ठीक है, तो अब जो है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है। अगर d = 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। तो किस तरह से करना है कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये फैक्टर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये फैक्टर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो x की घात कितनी लगानी है? 3, और अपॉन नीचे कितना लिखना है? 3 फैक्टोरियल लिखना है। चलिए, जो गुणनखंड रिपीट होता है उसका काम तो हो गया। बाकी रिमेनिंग जो है कौन सी बची है यहाँ पे? रिमेनिंग d² + 1, उसमें क्या रखेंगे? d = 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे ex एज इट इज रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x³ और ये 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ठीक है, 3 फैक्टोरियल यानी 6 और इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। तो x³/12 और e की पावर आ जाएगा x, e की पावर हो जाएगा x।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहां पर जो है उस नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और जो है फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब जो है आपको जस्ट जो है e की पावर ax के जो है क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, लेकिन e की पावर ax के साथ जो है आपको त्रिकोणमितीय फलन भी साथ में पूछ सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो है पीआई जो है किस तरह से ज्ञात करना होता है, तो वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर 2, पहले नंबर 1 क्या था कि e की पावर ax, और यहाँ पे अगर q जो है साइन ax या cos ax हो, ठीक है, साइन ax या cos ax हो, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है किस तरह से ज्ञात करना है वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या करोगे सबसे पहले कि आपकी अवकल समीकरण कौन सी है, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू की जगह पे क्या होगा, यहाँ साइन होगा या कॉस होगा, क्या होगा, यहाँ साइन होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आपको y इज इक्वल टू 1/fd, y इज इक्वल टू 1/fd, और क्या ज्ञात करना है यहाँ पे q, जो कि यहाँ पे साइन होगा या कॉस होगा, ठीक है, साइन होगा या कॉस होगा। तो सबसे पहले जो है मैं क्या लेती हूँ, साइन के लिए लेती हूँ, फिर मैं आपको कॉस के लिए बताती हूँ कि दोनों के लिए किस तरह से आपको करना है। तो उसके लिए जो है जब ये fd होगा आपका, ठीक है, fd जो है ये एक n घात का जो है बहुपद है, ठीक है, n घात का बहुपद है, इस तरह से चलता है dn p1 dn -1 p2 dn -2 से लेकर कितने pn तक चलता है। इसमें जहां पे भी डी स्क्वायर आता है, ठीक है, पूरे में जो है क्वेश्चन में देखेंगे तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है आपको, इस डी स्क्वायर की जगह पे रखना है माइनस ए स्क्वायर। क्या करना है, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि पूरा जो है इसको हम लोग बाकायदा जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये माइनस ए स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि जहां पे भी डी स्क्वायर होगा वहां पे क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो अगर माइनस ए स्क्वायर, अगर मैं डी की जगह पे जो है माइनस ए स्क्वायर रख देती हूँ और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, जब नॉट इक्वल टू 0 आता है, अब देखिए क्वेश्चन में बताऊंगी ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे करेंगे मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो उसमें जो है यहाँ पे 1/fd और साइन ए एक्स, 1/fd साइन ए एक्स, सिर्फ आपको क्या करना है कि जहां पे भी डी स्क्वायर होगा वहां पे माइनस ए स्क्वायर जो है रखना है, जहां पे भी डी होगा, डी स्क्वायर होगा, वहां पे क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है। यहाँ पे डी स्क्वायर लिखूंगी मैं, ठीक है। और उसके लिए भी, कॉस के लिए भी, जहां पे भी जो है डी स्क्वायर होगा वहां पे क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर ही रखना है, माइनस ए स्क्वायर ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये कैसे काम करेगा, अब मैंने बता दिया कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ। यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन करती हूँ, फिर उसके आगे और भी फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी स्क्वायर -3d + 2y और देखिए साइन 3x, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, ए ई ज्ञात करते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगी m² - 3m + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-1 और m-2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 2। तो चलिए CF पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये CF लिख दिया इसका, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न जो है मान आ रहे हैं, x के मान जो है भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो इस वजह से CF लिख दिया हमने, ठीक है। तो CF जो है लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका PI फाइंड करना है। PI 1/, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -3d + 2 और साइन AX। अब क्या है
किसके लिए ज्ञात करना है? साइन ए एक्स के लिए। और साइन ए एक्स के लिए क्या करना है? जहां पे भी डी स्क्वायर होगा वहां पे माइनस ए स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है? ये 3x है। तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 है, तो माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? -9। कितना हो जाएगा? -9। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये मेरे पास अगर देखूंगी FD में जो है एक ही डी स्क्वायर है, बाकी दूसरा वाला क्या है? डी है, तो उसमें तो कुछ मान नहीं रख सकते। तो मैं क्या करूंगी? सिर्फ जो है यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर है वहीं पे रखूंगी। तो 1/, ये हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह पे -9। ठीक है, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? -9 से, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 3। और ये हो जाएगा -3d + 2 और साइन 3x। लेकिन अभी भी डी आ रहा है। ठीक है, अभी भी डी आ रहा है। अब इस डी को कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब इस डी को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके -3d और -7 और साइन 3x। चलिए नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं। तो ये 3d + 7 और साइन 3x। अब जो है, अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसको कैसे करेंगे? तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि ये क्या है? 3d + 7 है ना, तो 3d - 7 फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और उसी से ही क्या कर लेती हूँ कि डिवाइड कर लेती हूँ। क्या है? ये प्लस वाला फैक्टर था, तो माइनस वाले फैक्टर से जो है मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर वाला फैक्टर तो है एज इट इज रहा। ठीक है, ऊपर वाला फैक्टर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे जो है यहाँ पे हर में देखेंगे, ये फैक्टर क्या हो जाएगा? a + b, a - b, यानी कि a² - b², यानी कि 9d² - 49। चलिए फिर से आ गया डी स्क्वायर। पहले नहीं था, लेकिन अब क्या किया? मैं लेके आई यहाँ पे डी स्क्वायर। तो क्या करना है? क्या करना है? डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है? -a²। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है? -a²। तो देखेंगे यहाँ पर दिस इज इक्वल टू माइनस साइन तो है ही, ये 3d - 7 जो है वो एज इट इज रहेगा। और जहाँ ये डी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -9 और -49। -9 a² की वैल्यू क्या है? 9, लेकिन हमें क्या करना है? -a² रखना है, तो हो जाएगा -9। क्या करना है? डी स्क्वायर की जगह पे -a² रखना है, तो -3d। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते। डी का मतलब क्या होता है? d/dx। ये डी का मतलब क्या है? d/dx। तो ये क्या हो जाएगा? 3 तो आगे है ही, इसका कितना हो जाएगा? 9 cos 3x, 9 cos 3x -7 sin 3x, ये हो जाएगा। और नीचे जो है कितना जाएगा? -81 -49। ठीक है, जो कि हो जाएगा 130। ठीक है, माइनस माइनस चले जाएंगे, तो 1/130 और ये हो जाएगा 9 cos 3x -7 sin 3x। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ कि जब मैंने जो है मेरे पास d² - 3d + 2 दिया हुआ था, तो d² के जगह मैंने -a² रखा और a की वैल्यू मेरी कौन सी है? यहाँ पे 3, तो -a² कितना हो जाएगा? -9। ठीक है, -9। ये जो है 3 जो है वो क्या है? यहाँ पे x का गुणांक कितना होता है वो देखते हैं। साइन ax में जो है x का गुणांक कितना होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 3। ठीक है, x का गुणांक कितना है? 3। तो a की वैल्यू आपकी कौन सी है? यहाँ पे 3। तो d² = -a², यानी d² कितना हो जाएगा? -9। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास आई नेगेटिव साइन को बाहर निकालने के बाद ये आया कि 3d + 7। क्या आया? यहाँ पे 3d + 7। अब 3d + 7 तो आ गया, लेकिन d² तो नहीं आ रहा यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि ये जो है फैक्टर हमारा प्लस का है, तो उसका ही जो है नेगेटिव फैक्टर जो है लेकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इस तरह से करेंगे तो हमारे फॉर्मूला कौन सा? a + b, a - b = क्या होता है? a² - b²।
यानी ये हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, 9d स्क्वायर माइनस 49। तो उसमें जो है डी स्क्वायर आ गया, तो अब फिर से जो है डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, ठीक है, -9। तो फिर से 9 रख दिया, तो यहाँ पे -81 -49 ये हो जाएंगे -130, माइनस नेगेटिव साइन ऊपर ऑलरेडी है, तो दोनों वैसे आपस में कैंसिल हो जानी है। और इस d का मतलब होता है d बाय डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन x को जो है दोनों ही के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 cos 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 sin 3x, ठीक है, सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, जब साइन और कॉस में अगर फलन होते हैं तो उसको इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है।